कि कोशिकाओं को मोटे तौर पर 2 मेन ग्रुप्स में बांटा जाता है। हाँ। ये बंटवारा इस आधार पर होता है कि उनका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, तो ये 2 टाइप है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण रॉबर्ट विटेकर ने दिया था 1960s में, जो काफी चला। ओके, तो क्या है मेन फर्क इन दोनों में? सबसे बड़ा फर्क है न्यूक्लियस का, मतलब केंद्रक का। केंद्रक। हाँ, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे आप प्याज की झिल्ली देखें या हमारे गाल की कोशिकाएं ले लें, उनमें एक झिल्ली से घिरा हुआ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर उनका सारा जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए एकदम सुरक्षित पैक रहता है। अच्छा, तो यूकैरियोट्स में डीएनए एक तरह के सेफ हाउस में बंद है, और प्रोकैरियोट्स उनमें क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई झिल्ली वाला न्यूक्लियस होता ही नहीं। अरे, तो फिर डीएनए? उनका जेनेटिक मटेरियल कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा है ना, साइटोप्लाज्म। हाँ, कोशिका द्रव्य। हाँ, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, उसी में एक खास एरिया में बस पड़ा रहता है। उस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। तो मतलब कोई दीवार नहीं, कोई झिल्ली नहीं उसके आसपास? कोई झिल्ली नहीं, बस साइटोप्लाज्म में ही वो डीएनए थोड़ा सिमटा हुआ सा एक जगह रहता है। वैसे साइटोप्लाज्म तो दोनों तरह की कोशिकाओं में होता है। ये एक गाढ़ा सेमी लिक्विड सा मैट्रिक्स है, और कोशिका की ज्यादातर जो एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिज्म वगैरह, वो इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं। अच्छा। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस के अलावा भी कई और झिल्ली वाली संरचनाएं होती हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। हाँ, ऑर्गेनेल, जैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया जिन्हें पावर हाउस कहते हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूकैरियोट्स में मिलते हैं, पर प्रोकैरियोट्स में ये सब नहीं होते। समझ गया। तो मेन फर्क इन मेम्ब्रेन वाले कंपार्टमेंट्स का है, यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में नहीं। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो दोनों में कॉमन हो, बिल्कुल एक जैसा? हाँ, एक बहुत जरूरी चीज है राइबोसोम। राइबोसोम, हाँ, प्रोटीन फैक्ट्री। बिल्कुल, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और इनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती। अच्छा। और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दोनों में? हाँ, यूकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में तो मिलते ही है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो पौधों में होते हैं के अंदर भी होते हैं, और ईआर की सतह पर भी चिपके मिलते हैं। पर प्रोकैरियोट्स में ये बस साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं स्ट्रक्चर में सिंपल हैं, बिना न्यूक्लियस और बाकी झिल्ली वाले ऑर्गेनेल के। तो फिर इनमें कौन कौन से जीव आते हैं? बैक्टीरिया तो होंगे ही। हाँ, बैक्टीरिया तो है ही। इसके अलावा आकी बैक्टीरिया जो अक्सर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं, माइकोप्लाज्मा जिनके बारे में आपने बताया कि सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, हाँ। फिर स्पाइरोकीट्स, क्लेमाइडिया और साइनोबैक्टीरिया भी, जिन्हें पहले ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल कहते थे। अच्छा। जैसा हमने कहा, ये एक तरह की प्रिमिटिव मतलब आदिम कोशिका है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोइड वाले एरिया में पड़ा रहता है, और अक्सर ये डीएनए एक सिंगल गोल अणु होता है जो उलझा हुआ रहता है। और इनके साइज और शेप की बात करें तो माइकोप्लाज्मा तो बहुत छोटे हो गए, बाकी बैक्टीरिया भी इतने ही छोटे होते हैं या अलग अलग साइज के होते हैं? और दिखते कैसे हैं सब, एक जैसे? नहीं, बैक्टीरिया आमतौर पर माइकोप्लाज्मा से तो थोड़े बड़े होते हैं, करीब 3 से 5 माइक्रोमीटर के आसपास। पर हाँ, साइज में काफी वेरिएशन मिलता है। और जहाँ तक शेप यानी आकृति का सवाल है, उसमें तो बहुत वैरायटी है। कुछ बैक्टीरिया बिल्कुल गोल होते हैं, गेंद जैसे या अंडाकार, उन्हें कॉकस कहते हैं। कॉकस। हाँ, कुछ रॉड शेप के मतलब छड़ जैसे लंबे होते हैं, वो बैसिलस कहलाते हैं। बैसिलस। कुछ कॉर्कस्क्रू की तरह घूमे हुए होते हैं, स्पाइरल, उन्हें स्पिरिलम कहते हैं। और कुछ कॉमा के निशान जैसे मुड़े हुए होते हैं, उन्हें विब्रियो कहते हैं। अरे वाह, इतनी शेप्स! हाँ, और ये अलग अलग शेप्स का उनके रहने के तरीके से, उनके फंक्शन से भी लेना देना हो सकता है, जैसे किसी सतह से चिपकना है या पानी में तैरना है। क्या ये चल फिर भी सकते हैं? मैंने सुना है बैक्टीरिया में फ्लैजेला होते हैं, पूंछ जैसे। बिल्कुल सही सुना है, कई बैक्टीरिया में फ्लैजेला होते हैं। ये पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कोशिका से बाहर निकले रहते हैं, और बैक्टीरिया को तैरने में मतलब मूव करने में मदद करते हैं। अच्छा। जिनके पास फ्लैजेला होते हैं उन्हें फ्लैजिलेट कहते हैं, और जिनके पास नहीं उन्हें नॉन फ्लैजिलेट। और फ्लैजेला के अलावा भी कुछ होता है क्या बाहर? हाँ, फ्लैजेला के अलावा बैक्टीरिया की सतह पर और भी छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इन्हें पाइली और फिम्ब्रिया कहते हैं। पाइली और फिम्ब्रिया, ये भी चलने के लिए? नहीं, ये आमतौर पर चलने के लिए नहीं होते। इनका काम ज्यादातर किसी सतह से चिपकने में होता है, या फिर दूसरे बैक्टीरिया के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने में। एक प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन, उसमें ये पाइली मदद करते हैं। कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये तो बाहर की चीजें हो गई। अब जरा कोशिका के कवर पर आते हैं, मतलब उसकी खाल या आवरण। ये बाहरी परतें कौन कौन सी होती हैं और क्या काम करती हैं? जरूरी लगती हैं ये? हाँ, बहुत जरूरी है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका खासकर बैक्टीरिया में एक काफी कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है, मतलब कोशिका आवरण। ये अंदर के साइटोप्लाज्म को ढकता है, बचाता है। ठीक है। इसमें आमतौर पर 3 परतें होती हैं, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके नीचे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। 3 तरह पे, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए सबसे बाहर वाली से शुरू करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या चीज है? ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी परत है, थोड़ी चिपचिपी सी होती है। इसे म्यूसिलेज शीथ भी कह सकते हैं। म्यूसिलेज मतलब गोंद जैसी? हाँ, कुछ वैसा ही। ये मेनली पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, मतलब शुगर के लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स। कभी कभी इसमें प्रोटीन भी हो सकते हैं। अब ये परत अगर ढीली ढाली सी हो, इरेग्युलर हो, तो इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम लेयर? हाँ, लेकिन अगर ये मोटी हो, थोड़ी सख्त हो और कोशिका से कसकर जुड़ी हो, तो इसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल? अच्छा, तो ये स्लाइम लेयर या कैप्सूल का क्या काम है? क्यों जरूरी है ये? इनके कई फायदे हैं बैक्टीरिया के लिए। एक तो ये कोशिका को चिपचिपा बनाते हैं। इससे क्या होता है कि वो किसी सतह से चिपक सकते हैं। जैसे दांतों पर? हाँ, जैसे दांतों पर जो मैल जमता है वो बैक्टीरियल कॉलोनी ही है, या फिर ये आपस में चिपक कर कॉलोनी बना सकते हैं। दूसरा, ये कोशिका को सूखने से बचाते हैं। अच्छा। और कैप्सूल का एक बहुत बड़ा रोल है बैक्टीरिया को बचाने में, खासकर हमारे शरीर के इम्यून सेल्स से। इम्यून सेल से कैसे? हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो बैक्टीरिया को खाकर खत्म कर देती हैं। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये कैप्सूल उन बैक्टीरिया को इन इम्यून सेल्स से बचाता है, एक तरह का कवच बन जाता है। अरे वाह! और ये उन्हें कुछ केमिकल्स और एंटीबायोटिक से भी बचाता है। कई बैक्टीरिया जो बीमारियां फैलाते हैं, उनकी वो बीमारी फैलाने की ताकत, जिसे विरुलेंस कहते हैं, वो इसी कैप्सूल की वजह से होती है। तो ये कैप्सूल तो बड़ी काम की चीज है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स समझ आ गया। इसके नीचे आपने कहा सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति। ये तो बहुत सुना है। बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में भी इसका रोल है शायद। हाँ, बिल्कुल। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति ग्लाइकोकैलिक्स के ठीक नीचे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये एक मजबूत, रिजिड परत है, काफी सख्त। इसका क्या काम है? ये कोशिका को एक डेफिनेट शेप देती है और उसे बाहरी प्रेशर से, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कोशिका को फटने से बचाना। फटने से? हाँ, खासकर तब जब कोशिका ऐसे माहौल में हो जहां बाहर पानी ज्यादा हो और अंदर कम, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऐसे में पानी अंदर घुसने लगता है और अगर सेल वॉल न हो तो कोशिका फट सकती है। सेल वॉल उसे रोके रखती है। अच्छा। इस सेल वॉल और अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच थोड़ी सी जगह हो सकती है, जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और इसी कोशिका भित्ति के बेसिस पर बैक्टीरिया को वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बांटते हैं, है ना? हाँ, मैंने नोट्स में पढ़ा था ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ये क्या प्रोसेस है? बिल्कुल सही। सेल वॉल की बनावट में फर्क की वजह से बैक्टीरिया एक खास स्टेनिंग टेक्निक के लिए अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। इस टेक्निक को ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। इसे हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने डेवलप किया था। कैसे करते हैं ये? इसमें बैक्टीरिया को पहले एक बैंगनी रंग क्रिस्टल वॉयलेट से रंगते हैं, फिर आयोडीन डालते हैं और उसके बाद अल्कोहल से धोते हैं। अब जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल मोटी होती है वो इस बैंगनी रंग को पकड़ लेते हैं। अल्कोहल से धोने के बाद भी वो बैंगनी ही रहते हैं। इन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम प्लस। ग्राम पॉजिटिव मतलब बैंगनी। हाँ, और जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल पतली होती है उनका रंग अल्कोहल से धुल जाता है, वो कलरलेस हो जाते हैं। फिर अगर उन्हें बाद में एक गुलाबी रंग जैसे सेफ्रिनिन से रंगा जाए तो वो गुलाबी या लाल दिखने लगते हैं। इन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव मतलब गुलाबी। तो ये रंग का टिकना या धुल जाना दीवार की मोटाई पर डिपेंड करता है। पर इस दीवार की बनावट में ऐसा क्या अलग है जो ये फर्क आता है? आपने पेप्टिडोग्लाइकन का जिक्र किया था शायद पहले। हाँ, बिल्कुल। जो मेन फर्क है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन नाम के एक स्पेशल मॉलिक्यूल की मात्रा और सेल वॉल की लेयर्स में है। अच्छा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल एक ही मोटी परत होती है, करीब 20 से 80 नैनोमीटर मोटी, और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ज्यादा होता है। करीब 70-80% हिस्सा पेप्टिडोग्लाइकॉन का ही होता है। काफी ज्यादा। हाँ, और इसमें टिकोरिक एसिड नाम के कुछ और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो दीवार को और मजबूती देते हैं। और ग्राम नेगेटिव में तो होती है, पर बहुत पतली, सिर्फ 10-20%। बस? हाँ, और इस पतली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन। एक और झिल्ली सेल वॉल के बाहर? हाँ, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बाहर। ये आउटर मेम्ब्रेन लिपिड्स मतलब फैट जैसे मॉलिक्यूल और एक खास तरह के मॉलिक्यूल लिपोपॉलीसैकेराइड्स यानी LPS से बनी होती है।
ये LPS इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकते हैं। अच्छा, इसी आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड्स ज्यादा होने की वजह से अल्कोहल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के क्रिस्टल वॉयलेट रंग को आसानी से घोलकर निकाल देता है। समझ गया। इस आउटर मेम्ब्रेन में कुछ खास प्रोटीन चैनल्स भी होते हैं, पोरिन्स, जो कुछ जरूरी मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने देते हैं। ये पेप्टिडोग्लाइकन जो ग्राम पॉजिटिव में इतना ज्यादा है, ये आखिर है क्या चीज? आपने कहा ये बैक्टीरिया में खास होता है। पेप्टिडोग्लाइकन, जिसे म्यूरिन भी कहते हैं, ये एक बहुत ही यूनिक पॉलीमर है। मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल जो छोटी यूनिट से मिलकर बना है, और ये सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। सिर्फ बैक्टीरिया में? हमारे सेल्स भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। न पौधों में, न जानवरों में, सिर्फ बैक्टीरिया में। ये असल में शुगर और अमीनो एसिड, जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, से बनी एक जाली जैसी थैली होती है जो पूरी कोशिका को घेरे रहती है। जाली जैसी? कैसे? इसमें 2 खास तरह की शुगर होती हैं, N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, शॉर्ट में NAG, और N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, यानी NAM। ये NAG और NAM बारी बारी से जुड़कर लंबी लंबी चेन या लड़ियां बनाती हैं। अच्छा, शुगर की लड़ियां? हाँ, और फिर ये जो शुगर के पैरेलल लड़ियां हैं, ये आपस में छोटी छोटी पेप्टाइड चेन से जुड़ी होती हैं। पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड की चेन। ये पेप्टाइड चेन्स पुल की तरह काम करती हैं और इन लड़ियों को आपस में जोड़ देती हैं। क्रॉस लिंक करती हैं? बिल्कुल, इसी को क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। और इसके लिए कुछ खास एंजाइम चाहिए होते हैं, जैसे DD ट्रांसपेप्टिडेज। यही क्रॉस लिंकिंग पेप्टिडोग्लाइकन को एक मजबूत 3D जाली का स्ट्रक्चर देती हैं, और यही सेल वॉल की ताकत का राज है। अच्छा, तो अगर इस क्रॉस लिंकिंग को रोक दिया जाए तो दीवार कमजोर हो जाएगी क्या? क्या इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक्स काम करती हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। बहुत सी जानी मानी एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, वो ठीक यही काम करती हैं। पेनिसिलिन? हाँ, वो इसी क्रॉस लिंकिंग वाले एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज को ब्लॉक कर देती हैं। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया नई सेल वॉल ठीक से बना ही नहीं पाता, वो कमजोर हो जाती है और बैक्टीरिया मर जाता है। कमाल है। और क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन सिर्फ बैक्टीरिया में होता है, इंसानी कोशिकाओं में नहीं, इसलिए ये एंटीबायोटिक्स हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना बैक्टीरिया को मार सकती हैं। इसीलिए पेप्टिडोग्लाइकन एंटीबायोटिक दवाओं के लिए इतना बड़ा और इतना अच्छा टारगेट है। यानी हमारा शरीर भी इसे पहचान सकता होगा फिर, अगर ये हम में नहीं है तो? हाँ, कुछ हद तक। हमारे आंसू, लार, यहाँ तक कि पेट के रस में भी एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम? हाँ, ये लाइसोजाइम पेप्टिडोग्लाइकन में जो शुगर मॉलिक्यूल्स है ना, NAG और NAM, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है। इससे भी बैक्टीरिया की दीवार टूट जाती है और वो मर जाता है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। बहुत बढ़िया। तो अब हमने बाहरी परतें समझ ली, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। हमने एक क्लियर लाइन खींची, प्रोकैरियोट्स मतलब बिना न्यूक्लियस वाले, यूकैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस वाले। लेकिन क्या बायोलॉजी हमेशा इतनी सीधी होती है? क्या कोई बीच की स्टेज भी है? यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका जवाब है हाँ। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो न तो पूरी तरह प्रोकैरियोटिक कहे जा सकते हैं, न ही पूरी तरह यूकैरियोटिक। सच में? हाँ, 1960s में ही कुछ साइंटिस्ट ने एक तीसरे तरह के सेल ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोजल रखा था। इसे कहा गया मेसोकैरियोटिक सेल। मेसोकैरियोटिक? मेसो मतलब बीच का? इनमें क्या खास है ऐसा? मेसोकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोट्स की तरह एक मेम्ब्रेन बाउंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो होता है। अच्छा, न्यूक्लियस तो है। हाँ, न्यूक्लियस है, लेकिन उनके जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें यूकैरियोट्स की तरह हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। हिस्टोन? वो जो DNA को पैक करते हैं? हाँ, वही। यूकैरियोट्स में DNA हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा रहता है। मेसोकैरियोट्स के क्रोमोसोम में हिस्टोन नहीं होते, बल्कि कुछ अलग तरह के बेसिक प्रोटीन होते हैं जो प्रोकैरियोट से ज्यादा मिलते जुलते हैं। ये तो अजीब है। और सबसे अनोखी बात, इन कोशिकाओं में माइटोसिस नहीं होता। माइटोसिस नहीं होता मतलब सेल डिवीजन कैसे होता है? माइटोसिस वो तरीका है जिससे यूकैरियोटिक कोशिकाएं अपने क्रोमोसोम को बराबर बांटकर डिवाइड होती हैं। उसमें वो स्पिंडल फाइबर वगैरह बनते हैं। मेसोकैरियोट्स में ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता। उनका न्यूक्लियस अलग तरीके से डिवाइड होता है, जिसे डायनोमाइटोसिस कहते हैं, जो कुछ प्रोकैरियोटिक डिवीजन जैसा है। अरे वाह, ये तो सचमुच में बीच की कड़ी लगती है। कौन से जीव हैं ऐसे जिनमें ये मेसोकैरियोटिक सेल होते हैं? इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं कुछ खास तरह के एल्गी यानी शैवाल, जिन्हें डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं, जैसे जिम्नोडीनियम, पेरिडीनियम। डायनोफ्लैजिलेट्स? हाँ, और कुछ प्रोटोजोआ भी हैं, जैसे नॉक्टिल्यूका। ये अक्सर समुद्र में पाए जाते हैं, और कभी-कभी वो जो रेड टाइड की घटना होती है ना, समुद्र का पानी लाल हो जाता है, उसके लिए भी यही जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हाँ, अपनी बनावट में रिलेटिवली सरल हैं। सबसे मेन बात, झिल्ली वाला न्यूक्लियस नहीं है और बाकी झिल्ली वाले ऑर्गेनेल भी नहीं हैं। उनका सारा जेनेटिक कंट्रोल सेंटर, वो न्यूक्लियोइड, वो सीधे साइटोप्लाज्म में ही है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि उनकी सेल वॉल कितनी ज़रूरी है।
न सिर्फ प्रोटेक्शन और शेप के लिए बल्कि ग्राम स्टेनिंग जैसी टेक्निक के लिए भी, जिससे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बांटा जाता है। हाँ, जो डायग्नोसिस में बहुत मदद करता है। सही।